बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, माशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे फाइन और शाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियन के ऊपर वेलकम कहते हैं। आपको इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के जो मेन बुक है डीसी मशीन एंड बैटरीज़, उसके चैप्टर नंबर 2 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 को बड़ी तफसील के साथ हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। अगर आप बिल्कुल न्यू आए हैं तो आपको लाजमी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि हर आने वाला नया आपकी जो इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के रिलेटेड आपको लेक्चर है वो टाइम से मिलता रहे। अगर आप न्यू हैं तो आप हमारी तमाम वो वीडियोज़ इसके ऊपर अपलोड हो चुकी हैं जो कि पहले चैप्टर के हवाले से हैं, और तमाम रूल्स और फंडामेंटल्स जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर, उसको आप लाजमी तौर पर देखें उन वीडियोस को, तमाम वीडियोस को, और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको हर एक नया और बिल्कुल बेहतरीन पॉइंट जो कि अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ रिलेटेड होता है वो आपको समझ आ सके। तो अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें पता है कि एक डीसी मशीन या डीसी जनरेटर या एसी मशीन या एसी जनरेटर किस तरह से पावर पैदा करता है और किस तरह से जो है उसकी पावर को हासिल किया जाता है, और उसकी पावर को पैदा करने के अंदर कौन कौन से उसके पार्ट्स और कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि माइकल फैराडे ने जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असूल मुतारफ़ करवाया था और उसी असूल के तहत जो है वो एक डीसी जनरेटर और एक एसी जनरेटर जो है वो वर्क करता है, तो उन्हीं असूलों को मद्देनज़र रखते हुए एक ईएमएफ जनरेट होती है, और उस ईएमएफ की जनरेशन में कौन कौन से मरहले हैं उन मरहलों को हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ईएमएफ किस तरीके से पैदा होती है और उनको उसके पैदा करने में कौन कौन सी जो है ना वो चीज़ें इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से जो उसके पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं एक जनरेटर के। तो जनरेटर की एक ईएमएफ मसावात होती है, उस ईएमएफ मसावात को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमें इल्म हो सके कि एक जनरेटर की प्रॉपर वर्किंग क्या है और उसकी प्रॉपर वर्किंग से एक साइकिल या एक डीसी पावर जो है वो किस तरह पैदा होती है। तो एक डीसी मशीन जो है वो यकसिमती पावर हमें हासिल होती है, उसको जो कि पल्सेटिंग डीसी की सूरत में हासिल होती है। हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, जो कि हम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर के जो बुक है डीसी मशीन एंड बैटरीज, उसके दूसरे चैप्टर जो है वो आपका ये जो दूसरा चैप्टर है डीसी जनरेटर वाला, उसके अंदर हमने डीसी जनरेटर का तारफ़ और बुनियादी डीसी जनरेटर जो है उसके हवाले से डिस्कस किया था और उसके अंदर ईएमएफ किस तरह से जनरेट होती है उसको डिस्कस किया था। अभी हमारा जो टॉपिक है वो ये है आपके सामने कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इक्वेशन ऑफ जनरेटर, यानी ईएमएफ इक्वेशन जनरेटर के ईएमएफ के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और एक जनरेटर में किस तरह से ईएमएफ जो है ना वो प्रोड्यूस होती है और जनरेट होती है, उसको हमने अभी इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अक्सर एग्ज़ाम्स के अंदर और बहुत सारे एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनरेटर के अंदर उसकी वर्किंग प्रिंसिपल को ज़ाहिर करता है कि कौन कौन से उसके अंदर पार्ट्स और उसकी चीज़ें उसकी इस ईएमएफ को प्रोड्यूस करने में शामिल हैं। तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है ये किस तरह से जनरेट होती है और इसको किस तरह से पैदा किया जाता है, ये आपके सामने मौजूद है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ जनरेटर। तो ईएमएफ इक्वेशन में कौन कौन से उसके पार्ट जो है वो मुलव्वस होते हैं जनरेटर के, जो आपके सामने मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि एक जनरेटर में ईएमएफ के लिए सबसे पहला पार्ट आपका है जनरेटर के पोलों की तादाद, जो कि जिसको हम ज़ाहिर करते हैं P से। अब जनरेटर के पोल बड़ी अहमियत रखते हैं। पोल वही जिस तरह के हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल, जो कि एक डीसी जनरेटर में अहम पार्ट है। अगर वो नॉर्थ और साउथ पोल ना होगा उसके अंदर कोई किसी किस्म की पावर हम जनरेट नहीं कर सकते और ना ही मकनातीसी फील्ड पैदा कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक मसनूई मकनातीस जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी कहते हैं वो पैदा करने के लिए कोर्स बाइंड करनी पड़ेंगी। कोर्स बाइंड करने के लिए पत्रियां उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा और उन पत्रियों को आपस में जोड़ने के लिए उनको लैमिनेट करना पड़ेगा, यानी उनके दरमियान इंसुलेशन रखनी पड़ेगी। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है
जिससे हम एक बहुत महंगी डिवाइस जो है वो प्रोड्यूस देते हैं। तो इस वजह से कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनको भी हम मकनातीस के तौर पर, पोल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पोल्स जो हैं ये खासी अहमियत रखते हैं। तो एक जनरेटर में पावर पैदा करने के लिए पोल्स, क्योंकि आपके जो जनरेटर होता है उसका जो मेन फील्ड होता है, मेन फील्ड यानी कि स्टेटर फील्ड जो कि मोटर की बॉडी के साथ फिक्स होता है, उसे हम ये पोल कहते हैं, जो कि जनरेटर के पोलों की तादाद को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो एक ईएमएफ को जनरेट करने में जनरेटर के पोलों की तादाद का भी बहुत सारा अमल है। जिस तरह कि हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने ज़्यादा पोल होंगे उतने ही ज़्यादा उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो सकती है। ये आपके सामने जनरेटर के पोलों की तादाद को पी से ज़ाहिर कर लिया। अब हम जनाब फ्लक्स का जिक्र कर लेते हैं। पोलों के दरमियान पैदा होने वाला मकनातीसी फ्लक्स, क्योंकि पोल होते हैं उनके ऊपर भी वाइंडिंग होती है, उनके अंदर भी करंट गुजरती है, किसी बाहर सोर्स, किसी बाहर वाले ज़रिए से उसको फ्रंट करंट फराहम की जाती है, जिससे जनाब ये जो पोल हैं वो मकनातीस बन जाते हैं। तो इनमें फ्लक्स फी पोल वेबर में, यानी वेबर फ्लक्स की इकाई है। ये फ्लक्स की एक इकाई का निशान है, ये सिंबल है, जिसको ये देखने के बाद आपको ज़ाहिर होगा कि ये फ्लक्स है। यानी फ्लक्स फी पोल, यानी अब पोलों के अंदर पैदा होने वाला फ्लक्स यानी फ्लक्स फी पोल। अब ये फ्लक्स किन की वजह से पैदा हुआ, यानी पोल की वजह से पैदा हुआ फ्लक्स। अब फ्लक्स किन की वजह से पैदा हुआ है, वो हैं जी, यानी जी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो है कंडक्टर्स यानी आर्मेचर कंडक्टर्स की कुल तादाद। अब इस पूरे यानी कि पोलों के दरमियान फ्लक्स, और फ्लक्स किन की वजह से पैदा हुआ कि आर्मेचर कंडक्टर्स की तादाद ये आपके सामने मौजूद है। पोलों और वो फ्लक्स और आर्मेचर के कंडक्टर्स की तादाद को हम जी से ज़ाहिर कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि स्लॉट्स की तादाद को ज़रब दिया हमने हर स्लॉट की तादाद के साथ, यानी स्लॉट्स की तादाद मल्टीप्लाई बाय हर स्लॉट्स के कंडक्टर्स की तादाद के साथ हमने उनको मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास आ गया आर्मेचर में मतवाजी रास्तों की तादाद कितनी है, जिसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं। यानी स्लॉट्स की तादाद को हम हर स्लॉट में कंडक्टर्स की तादाद के साथ ज़रब देंगे तो हमें आर्मेचर में मतवाजी रास्तों का पता लग जाएगा कि कितनी स्लॉट्स हैं और उन स्लॉट्स में कितने कंडक्टर हैं, कितनी कॉइलें हैं, और उसी आर्मेचर में कितने करंट गुजरने के मतवाजी रास्ते हैं, उनको हमने ए से ज़ाहिर कर लिया। तो यहाँ पर पोल को पी से, फ्लक्स को ये फाई से, और आर्मेचर के कंडक्टर्स की तादाद को हमने जी से ज़ाहिर कर लिया। फिर उन्हीं आर्मेचर के कंडक्टर्स को हमने स्लॉट की तादाद के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, और स्लॉट में पाए जाने वाले उस आर्मेचर कंडक्टर्स की तादाद को, फिर हमारे पास असल यानी कि आर्मेचर में मतवाजी रास्तों की तादाद हासिल हुई, जो कि है ए के बराबर। अब जनाब एन, पोलों में पाया जाने वाला फ्लक्स और आर्मेचर के कंडक्टर जो कि फ्लक्स का सबब बनते हैं। फिर हमने इन कंडक्टर्स को किन के अंदर वाइंड करना होता है, इन पोलों के दरमियान पाए जाने वाली यानी स्लॉट्स भी होती हैं, लेकिन ये जो आर्मेचर का अगर तज़किरा है तो आर्मेचर को भी पत्रियों की शक्ल में जोड़कर बनाया जाता है, जिनके दरमियान एक नालियाँ सी बन जाती हैं। फिर उन नालियों में कंडक्टर्स को वाइंड किया जाता है, तो उन नालियों को हम कहते हैं स्लॉट्स। तो आर्मेचर के कंडक्टर्स की तादाद को जी से, फिर इन ही की कंडक्टर्स को हमने स्लॉट्स की तादाद के साथ और इन स्लॉट्स में पाए जाने वाले कंडक्टर्स की तादाद के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें आर्मेचर में रास्तों की तादाद का पता लग गया, जिसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये कॉइलें हैं, इन कंडक्टर्स को कॉइलों की शक्ल में वाइंड किया होता है, और ये कॉइल जो हरकत करती है ना, उस हरकत को हम कहते हैं चक्कर यानी टर्न। उनको टर्न को भी एन से ज़ाहिर किया जाता है, चक्रों को भी एन से, क्योंकि एन जो है वो टर्न्स को भी ज़ाहिर करती है और एन स्पीड को भी ज़ाहिर करती है। तो क्योंकि एक जनरेटर में कॉइल का जो चक्कर होता है वो फी सेकंड या फी मिनट के हिसाब से होता है, तो इस वजह से हम उसके चक्रों की तादाद को भी मालूम करेंगे कि इसके कितने चक्कर एक सेकंड में कितने चक्कर काटती है, तो उसके अंदर कितनी ईएमएफ पैदा होती है, कितनी ईएमएफ जनरेट होती है। तो ईएमएफ के जनरेट होने में पोल, फ्लक्स, आर्मेचर के कंडक्टर्स की तादाद, आर्मेचर में मतवाजी रास्तों की तादाद और
अब यहाँ पर मौजूद है आर्मेचर के घूमने की स्पीड, यानी कितनी स्पीड से आर्मेचर इन पोलों के दरमियान घूमेगा और कितनी स्पीड से, यानी ये कितने टाइम में वो इतनी स्पीड हासिल कर रहा है कि हमें ईएमएफ उतनी ही जो है वो हासिल हो रही है। आर्मेचर की स्पीड चक्कर फी मिनट, यानी यहाँ पर राउंड पर मिनट, इसको हम आरपीएम भी कहते हैं। और इसका जो दूसरा नाम है वो है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी यहाँ पर है चक्कर फी मिनट, यानी आरपीएम राउंड पर मिनट, उसको हम एन से ज़ाहिर कर रहे हैं। एन जो है वो स्पीड को ज़ाहिर करता है। ये आप जहन में रखिएगा कि एक ईएमएफ को जनरेट करने में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। यहाँ पर है आर्मेचर के किसी भी मतवाजी रास्ते की ईएमएफ को हम ई से ज़ाहिर करते हैं। अब हमने प्रूव करना है ई को, यानी ई से मुराद है ईएमएफ, यानी आर्मेचर के किसी भी मतवाजी रास्ते में, आर्मेचर के मतवाजी रास्ते, और आर्मेचर ने हरकत करना शुरू की फी मिनट के हिसाब से, फिर उसी आर्मेचर के हर मतवाजी रास्ते में क्या पैदा हो गई, ईएमएफ। मैं आपको एक तरतीब से दोबारा से समझा देता हूँ कि पोलों के दरमियान फ्लक्स मौजूद है, फ्लक्स के दरमियान आर्मेचर के कंडक्टर्स यानी कॉइलें हैं, और वो कॉइलें जो होंगी वो स्लॉट्स के अंदर वाइंड की होंगी आर्मेचर की, और आर्मेचर में जो मतवाजी रास्ते हैं करंट्स के वो कॉइलों की तरतीब पर डिपेंड करते हैं। फिर आर्मेचर ने इन पोलों के दरमियान यहाँ पर स्पीड से यानी फी मिनट के हिसाब से घूमना शुरू किया। घूमने के बाद आर्मेचर के किसी भी मतवाजी रास्ते में क्या पैदा हो गई, ईएमएफ, और उसको हमने किस तरह से प्रूव करना है, यहाँ पर इक्वेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी अकॉर्डिंग टू लॉ से मुराद ये है कि जो माइकल फैराडे का लॉ है उस लॉ के मुताबिक जो है उसको किस तरह से जो है वो बयान किया जाता है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो ये है कि ईएमएफ जो है वो किस तरह से जनरेट होती है और किसके बराबर होती है। यहाँ पर मौजूद है फ्लक्स के कता होने की शर्ह पर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइकल फैराडे ने ये लाजमी तौर पर बयान किया है अपने कानून के अंदर कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये बयान किया जाता है कि माइकल फैराडे के कानून के मुताबिक जब कोई कंडक्टर मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है तो उसके कता करने की शर्रा के मुताबिक ही ईएमएफ पैदा होती है। यानी वो जितना ज़्यादा मकनातीस को काटेगा उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर जो है वो ईएमएफ पैदा होगी। तो इस वजह से जनाब फ्लक्स के कता होने की शर्रा जो है वो बराबर है एक कंडक्टर में पैदा शुदा ईएमएफ के। यानी जितने ज़्यादा फ्लक्स होगा, कता होगा, उतनी ज़्यादा जो है वो क्या पैदा होगी, ईएमएफ। ये दोनों एक दूसरे के बराह रास्त मुतनासिब हैं, बराबर हैं। तो यहाँ पर जनाब हमने इन पैदाशुदा फ्लक्स को जो है वो वक़्त के लिहाज से बयान करना है हमने, क्योंकि ये जो फ्लक्स कता हुआ है, कॉइल घूमी है, उसने ईएमएफ पैदा की है, उसकी ईएमएफ जनरेट को हमने आगे हासिल किया और ये कितने टाइम में ये सारा प्रोसेस हुआ है। इस वजह से हम इसके जो पैदा करदा फ्लक्स को टाइम के साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हमने मज़ीद यानी इसकी छोटी से छोटी वैल्यू को मालूम करने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कम से कम वैल्यू को मालूम करने के लिए डिफरेंशिएट करते हैं। यानी हमने डी फाई से मुराद फ्लक्स, यानी ये फ्लक्स आ गया, फिर ये डी से मुराद डिफरेंशिएट वैल्यू यानी वक़्त यहाँ पर टाइम से ज़ाहिर कर लिया। हमने इसको एक इक्वेशन की शक्ल में यहाँ पर मेंशन कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पर जनाब हमने देखा कि डी फाई जो है वो फ्लक्स जो है वो किसके अंदर पैदा हो रहा है, पोल के अंदर, यानी पोलों के अंदर पैदा हो रहा है। तो हमने फ्लक्स को पोल के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, ये आपके सामने मौजूद है। यानी डी छोटी से छोटी जो डिफरेंशिएट वैल्यू है वो है एक कंडक्टर का कता करदा फ्लक्स, यानी सिर्फ अभी एक कंडक्टर का कता करदा फ्लक्स, यानी कि डी फाई किसके बराबर होता है, फाई पोल, यानी पोल को हम उसके फ्लक्स के साथ ज़रब देते हैं और वेबर उसकी इकाई है। ये हमारे पास ये मालूम हो गया कि एक कंडक्टर का जो कता करदा फ्लक्स यानी कि डी फाई जो है वो इसके बराबर होता है। अब जनाब हम जिक्र कर लेते हैं कि एक सेकंड में चक्रों की तादाद, यानी एक सेकंड में चक्रों की तादाद को हम किस तरह से, यानी कि n/60 यानी 60 सेकंड्स के साथ हमने स्पीड को डिवाइड कर दिया। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि dt यानी टाइम के लिहाज से एक चक्कर के लिए दरकार वक़्त,
यानी डिफरेंशिएट टाइम, यानी हमने कम से कम टाइम की वैल्यू, यहाँ पर हमने कम से कम फ्लक्स की वैल्यू मालूम कर ली है, वो है अपना पोल के फ्लक्स के बराबर। अब हमने टाइम के लिहाज से देखना है कि चक्कर के लिए जो कितना टाइम लगेगा, कम से कम कितना टाइम लगेगा। तो डिफरेंशिएट टी जो है वो बराबर होता है 60/n के, यानी हमने 60 को डिवाइड कर दिया स्पीड के साथ 60, यानी कि यहाँ पर मौजूद है दरकार वो वक़्त 1 मिनट फी मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, उसको हमने स्पीड के साथ यानी n के साथ यहाँ पर क्या कर दिया, ये आपके आर्मेचर की स्पीड है n, ठीक है, उसको n के साथ हमने क्या कर दिया डिवाइड। तो हमारे पास ये डिफरेंशिएट यानी कम से कम टाइम की वैल्यू हासिल हो गई, यानी कम से कम टाइम का फार्मूला हमारे पास है 60/n, और कम से कम फ्लक्स का जो फार्मूला है वो हमारे पास है फ्लक्स phi/p, ठीक है जी। तो अब मसावात नंबर 1, ये हमारे पास मसावात नंबर 1 है। मसावात नंबर 1 में हमने क्या ऐड करना है, डिफरेंशिएट टाइम और डिफरेंशिएट फ्लक्स की कीमतें हमने ऐड करनी है, यानी इसके अंदर इसकी और इसकी वैल्यू ऐड करेंगे तो हमारे पास EMF इक्वेशन हासिल हो जाएगी। यानी d∅ की जगह पर हमने क्या एंटर करना है phi-p, यानी ये पहले तो हमने इस इक्वेशन को लिखा, ये आपके सामने मौजूद है, मैंने EMF के बराबर कर लिया है, EMF = d∅/dt, यानी d∅ की जगह पर हमने क्या लिखा है फ्लक्स ऑफ पोल, ये आपके सामने फ्लक्स ऑफ पोल, और dt के किसके बराबर है 60/n के, हमने इसी तरह बटे में dt की जगह पे लिख लिया 60/n। अब यहाँ पर ये एक थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो वैल्यू यहाँ पर बटे में होती है, ठीक है, 60/n बटे में है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, जिस तरह की ये फाइनल फार्मूला आपके सामने EMF जनरेशन का आया है, यानी ये phi-p/n ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, नीचे बटे में था ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास 60 के साथ डिवाइड करने के बाद EMF इक्वेशन हासिल हो गई। तो ये था आपका वो फार्मूला, EMF जनरेशन का फार्मूला। ये इसलिए प्रूव करना भी ज़रूरी था क्योंकि इसके रिलेटेड आगे कैलकुलेशंस आएंगे इंशाल्लाह, न्यूमेरिकल्स आएंगे, एक डीसी जनरेटर के पावर के मराहल, एक डीसी जनरेटर में किस तरह से EMF पैदा होती है और उसको जनरेट किस तरह से किया जाता है, उसके रिलेटेड हम कैलकुलेशंस भी करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और जो इंतहाई आसान और सिंपल तरीके से किए जाएंगे इंशाल्लाह। तो आने वाले लेक्चर में हम इसको लाजमी डिस्कस करेंगे। आपका EMF इक्वेशन को समझना बहुत ज़रूरी था, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि एक डीसी जनरेटर के अंदर पावर को पैदा करने के लिए कौन कौन से मरहले और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन सी वैल्यूज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ पर पोल, ठीक है जी, फ्लक्स, पोलों का फ्लक्स, आर्मेचर के कंडक्टर्स की तादाद, फिर उस आर्मेचर की झुर्रियाँ यानी स्लॉट्स, नालियाँ, उनकी तादाद, हर स्लॉट में कंडक्टर्स की तादाद, फिर हमने देखा कि हर आर्मेचर में मतवाजी रास्तों की तादाद, उसको A से ज़ाहिर कर लिया। N है आर्मेचर की स्पीड चक्कर फी मिनट के हिसाब से, और आर्मेचर के किसी भी मतवाजी रास्ते में EMF, यानी पोलों के दरमियान आर्मेचर के कंडक्टरों ने N स्पीड से हरकत की और उसके अंदर पैदा हो गई EMF, और उसको हमने टाइम के लिहाज से यहाँ पर मालूम कर लिया कि 1 मिनट में इतनी EMF जो है वो पैदा होती है, उसका फार्मूला आपके पास यहाँ पर मौजूद है, और ये है आपकी EMF इक्वेशन। तो EMF इक्वेशन जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप एक जनरेटर की प्रॉपर वर्किंग को समझ सकें कि एक जनरेटर किस तरह से प्रॉपर वर्किंग किस जो है वो करके हमें डीसी पावर फराहम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे 1 बाय 1 इनको लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को फॉलो लाजमी करते रहें, चैनल को फॉलो करने से आपको बहुत सारा कुछ जो है वो मवाद सीखने को मिलेगा। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी EMF को मसावात को 2 तरीक़ों से बयान करेंगे। तो हम आपको लाजमी तौर पर ये अपना चैनल को फॉलो करने के लिए कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे, बेल आइकन को क्लिक करें, और आने वाला जो हर लेक्चर है जो आपको अच्छे तरीके से मिलता रहे, टाइम से मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।